एविडेंस कम होगा कि ज्यादा
जी, कल के लेक्चर में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। जी भाई, क्वेश्चन 15 का पार्ट कौन सा? पार्ट 2 दिखाइएगा भैया। क्वेश्चन 15 में कह रहा है ISAs आर इशूड बाय इंटरनेशनल ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस स्टैंडर्ड बोर्ड IASB। इन दिस कंटेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन, द पोजीशन ऑफ दीज स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू एक्सटर्नल ऑडिट प्रोसेस, यानी एक्सटर्नल ऑडिट में इन ISAs की पोजीशन क्या है, हैसियत क्या है, क्या रोल है। तो क्या पोजीशन है इनकी कि हमने एक्सटर्नल ऑडिट करते हुए ISAs को फॉलो करना है, ISAs के मुताबिक काम करना है। देखिए, इंटरनल ऑडिट और एक्सटर्नल ऑडिट में यह भी फर्क है कि इंटरनल ऑडिट किया जाता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, लेकिन एक्सटर्नल ऑडिट ISAs की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक किया जाता है। ये मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स या डायरेक्टर्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक नहीं किया जाता। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिट में ISAs के पोजीशन क्या है, स्टेटस क्या है कि हमने सारे ISAs की सारी रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है। सेकंड पार्ट में कह रहा है एक्सटेंड टू विच एन ऑडिटर मस्ट फॉलो ISAs। ऑडिटर को ISAs को कितना फॉलो करना चाहिए। ठीक है, क्या उसे सब्सटेंशियल जो रिक्वायरमेंट्स है, ज्यादातर रिक्वायरमेंट्स पूरी करने तो काम चल जाएगा कि उसे सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना है। देखिए, सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करना, लेकिन दो एक्सेप्शंस ऐसी हैं जिनमें हम हो सकता है कि किसी ISA की रिक्वायरमेंट को पूरा ना करें, उसके बावजूद ऑडिट रिपोर्ट में लिखें कि वी हैव कंडक्टेड आवर ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। अब यहां पे वो एक्सेप्शंस लिखने हैं। वो कौन सी वाली दो एक्सेप्शंस है? एक नॉट रेलिवेंट और नॉट प्रैक्टिकेबल। और किस वाले में अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने हमने? नॉट प्रैक्टिकेबल वाले। क्लियर हो गए बात? और कोई क्वेश्चन? जी हाँ, रीजन ऑफ डिपार्चर। अच्छा, वो कल वाले कंसेप्ट में हमने ये पढ़ा था कि अगर कोई रिक्वायरमेंट नॉट प्रैक्टिकेबल हो, नॉट प्रैक्टिकेबल, तो हम फिर उस रिक्वायरमेंट को फॉलो नहीं करते। वो जो प्रोसीजर कहा गया होगा, काम कहा गया, वो नहीं करेंगे क्योंकि वो प्रैक्टिकेबल नहीं। तो फिर क्या करेंगे? उसकी जगह पे कोई दूसरा अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जो उसी चीज को वेरीफाई करता हो। लेकिन हमने अपने वर्किंग पेपर में लिख देना है कि ISA की इस रिक्वायरमेंट को हमने फॉलो नहीं किया इस वजह से, रीजन बता देंगे, और इसकी जगह पे ये अल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म किया है, ताकि कल को अगर हमें अपने काम का रिव्यू करवाना पड़े किसी को, तो हम उसे बता सके कि सर ये जो रिक्वायरमेंट थी, रेलिवेंट थी, हमने क्यों परफॉर्म नहीं की, क्योंकि प्रैक्टिकेबल नहीं थी, इस वजह से कि वो सर्कमस्टेंसेस फॉर एग्जांपल स्पेशल थे, वो जेरे जमीन इन्वेंट्री थी फॉर एग्जांपल, वो हवाओं में उड़ रही थी इन्वेंट्री, या जो भी स्पेशल नेचर है। ठीक है, रीजन लिख देंगे क्यों। रीजन ऑफ डिपार्चर का मतलब है क्यों, रीजन लिखे कि क्यों आपने उस रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं किया। ठीक है, और फिर उसकी जगह पे जो अल्टरनेट प्रोसीजर परफॉर्म किया है वो भी लिख देंगे। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलिए आज के लेक्चर की तरफ चलें। आज हम, अच्छा नोट्स आपको अभी नोट कर लीजिएगा। आज का लेक्चर आपको कल इंशाल्लाह यहाँ चैप्टर कंप्लीट या बुक जो है वो अवेलेबल होगी। आज ये लेक्चर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। साथ साथ या ऐसा कीजिए, बल्कि अब तो नोट्स की क्या जरूरत है, मोबाइल निकालें, क्लिक करें, आपके पास रेडीमेड नोट्स हैं। समझने की तरफ जरा ध्यान दीजिएगा, या बाद में एंड पे आपको 2-3 मिनट दे दिए जाएंगे, उस वक्त लिख लीजिएगा। अभी जरा अटेंटिव होके सुन लीजिए, समझ लीजिए, समझना ज्यादा है, वरना तो किताबों में भी लिखा होता है सारा कुछ। आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हम सिर्फ एक कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ एक कंसेप्ट कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज मेंट बाय सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। आपको याद होगा कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा था देयर आर 5 एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। वो 5 एलिमेंट्स कौन से? 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सूटेबल क्राइटेरिया, एविडेंस और रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। और मैंने आपको ये बताया था कि हम अगले 3 चैप्टर्स यानी चैप्टर 2, 3, 4 में इन्हीं एलिमेंट्स को डिटेल में स्टडी कर रहे होंगे।
अब उसमें हम आज चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं, इसमें 4th एलिमेंट हम पढ़ेंगे, क्योंकि पहले 3 एलिमेंट्स चैप्टर 2 में पढ़ चुके हैं हम, 3 पार्टी रिलेशनशिप, सब्जेक्ट मैटर, सुटेबल क्राइटेरिया। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं 4th एलिमेंट, एविडेंस। वो एविडेंस वाला जो हमने एलिमेंट पढ़ा था, वो कहता है कि एविडेंस होता क्या, कहता है एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन यूज्ड बाय ऑडिटर, जो ऑडिटर यूज करता है, ऑब्टेन करता है, यूज्ड बाय ऑडिटर इन अराइविंग एट द कंक्लूजन, उस कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए, ऑन विच ऑडिटर्स रिपोर्ट इज बेस्ड, जिसकी बेस पे वो रिपोर्ट देता है। ऑडिट एविडेंस इज द इंफॉर्मेशन used by auditor in arriving at the conclusion on which auditor report is based। अपनी रिपोर्ट पे ऑडिटर पहुंचने के लिए कि रिपोर्ट में बताना है उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ठीक है या उनमें कोई गड़बड़ है, इस नतीजे पे पहुंचने के लिए वो जो भी इंफॉर्मेशन यूज करेगा उसे ऑडिट एविडेंस कहते हैं। जिस तरह लीगल केसेस होते हैं, उनमें कोई भी जब जज कोई फैसला देता है तो मुझे बताइए वो क्या लिखता है कि मैं फैसला किस बेस पे दे रहा हूं, क्या लिखता है कि तमाम सबूतों और गवाहों के बयानात की रोशनी में। इसी तरह तो वो जो सबूतों और गवाहों के बयानात होते हैं वो उसके लिए क्या है, वो एविडेंस है, उसका लीगल एविडेंस है। उसी तरह जब एक जज डिसीजन देता है और एविडेंस की बेस पे डिसीजन देता है, उसी तरह हम भी जब अपना डिसीजन दे रहे होंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, तो बताइए क्या हमारे पास भी एविडेंस होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, बाज़ औक़ात केस का फैसला जज इस तरह भी लिखता है कि सबूत जो है वो नाकाफी है। अगर सबूत नाकाफी हो तो वो कोई मुलजिम को सजा नहीं देगा बल्कि उसको बरी कर देगा। इसका मतलब है जिस तरह लीगल डिसीजन के लिए जो एविडेंस है वो काफी होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, उसी तरह हमें अपना ऑडिट ओपिनियन देने के लिए भी जो एविडेंस कलेक्ट करना है वो क्या होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए, वो नाकाफी नहीं होना चाहिए, वरना फिर हम अपना कंक्लूजन नहीं दे सकेंगे, ओपिनियन नहीं दे सकेंगे अगर हमारे पास सफिशिएंट एविडेंस नहीं है तो। ठीक, तो एविडेंस क्या है ये हमें समझ लग गई। हर वो इंफॉर्मेशन जिसको ऑडिटर यूज करेगा रिपोर्ट में ओपिनियन देने के लिए। अच्छा, एविडेंस की 2 कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी कि एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट, एविडेंस शुड बी सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। इसकी एक्सप्लेनेशन वहां पे नहीं पढ़ी थी चैप्टर 1 में, आज हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ने जा रहे हैं कि सफिशिएंट क्या होता है, एप्रोप्रिएट क्या होता है। देखिए, फर्ज कीजिए अगर हमारा कंपटीशन है 7 वाली क्लास के साथ टग ऑफ वार का, हमने रस्सी खींचनी है, तो अगर हम ये कंपटीशन जीतना चाहते हैं तो हमारे पास 2 चीजें होनी चाहिए। एक तो हमारे स्टूडेंट की तादाद ज्यादा होनी चाहिए, फिर हम जीत सकते हैं, जो सक्सेस फैक्टर होंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट ज्यादा होने चाहिए, और दूसरा हमारे स्टूडेंट तगड़े होने चाहिए, स्ट्रांग होने चाहिए। 2 चीजें होनी चाहिए। इसी तरह तो हमारा जो एविडेंस है, याद रखिए ये भी, इसमें भी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए अगर आप इसे विनिंग पोजीशन वाला एविडेंस बनाना चाहते हैं। वो 2 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? एक, इसे सफिशिएंट होना चाहिए, दूसरा इसको एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी का ताल्लुक क्वांटिटी से है, कितना एविडेंस, जैसे हमारे कंपटीशन जीतने के लिए नंबर ऑफ स्टूडेंट की तादाद ज्यादा होना चाहिए, वो सफिशिएंसी से रिलेट करता है। और उन्हें कैसा होना चाहिए? उन्हें स्ट्रांग होना चाहिए, तगड़ा होना चाहिए। ये किससे रिलेट करता है? एप्रोप्रिएटनेस से। तो हमारे एविडेंस को क्या होना चाहिए? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट। अब देखें, आगे बात करते हैं, डिटेल में स्टडी करते हैं सफिशिएंट एविडेंस क्या होता है। सफिशिएंट एविडेंस जो है, सफिशिएंसी का ताल्लुक होता है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस से, कि कितना एविडेंस जरूरी है, चाहिए। कैसे हमें पता चलता है कि कितना एविडेंस सफिशिएंट है, कि हमें एविडेंस सफिशिएंट? क्या हम अपने साथ ऑडिट करते हुए कोई थर्मामीटर लेके जाएंगे, क्लाइंट पे रख देंगे, जैसे जैसे प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं उसकी सुई ऊपर को जाती रहेगी, जैसे ही सफिशिएंट हो जाएगा एविडेंस, फौरन अलार्म बजेगा, हमें पता चल जाएगा बस एविडेंस सफिशिएंट हो गया? क्या ऐसे होगा क्या? नहीं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। बल्कि ये ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है कि एविडेंस कब सफिशिएंट हुआ। ऑडिटर की जजमेंट पे, इसमें कोई क्वांटिफिकेशन नहीं दी गई हमें। ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करेगा कि सफिशिएंट एविडेंस क्या है, कितना है।
किसी क्लाइंट पे हम जाते हैं तो हम 40% ट्रांजैक्शन को चेक करके कहते हैं कि सफिशिएंट एविडेंस मिल गया, लेकिन हो सकता है कि किसी ऑडिट क्लाइंट पे हम जाएं ऑडिट करने के लिए तो हम 70% ट्रांजैक्शन को चेक करें और फिर जाके कहें कि एविडेंस अब सफिशिएंट हुआ है। तो कैसे पता चलता है कि एविडेंस कब सफिशिएंट हुआ? कैसे पता चलेगा हमें? किसी क्लाइंट में कम एविडेंस भी सफिशिएंट हो जाता है, किसी में ज्यादा एविडेंस सफिशिएंट होता है। तो जिस क्लाइंट का हम ऑडिट करने के लिए जा रहे हैं, इसमें सफिशिएंट एविडेंस कम होगा कि ज्यादा होगा, थोड़ा एविडेंस भी सफिशिएंट हो जाएगा कि ज्यादा एविडेंस लेना पड़ेगा। ये डिसीजन हमें किताबें सिखाती है कि कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हर ऑडिट क्लाइंट पे याद रखें कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है। जैसे मटीरियलिटी का तो एक मैथमेटिकल फार्मूला था ना, वो हम हर ऑडिट क्लाइंट पे यूज कर सकते हैं, लेकिन एविडेंस कब सफिशिएंट होगा ये कोई मैथमेटिकल फार्मूला नहीं है, ऑडिटर की जजमेंट पे डिपेंड करता है और ऑडिटर की जजमेंट इन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम पहला फैक्टर रिस्क, अगर हम किसी क्लाइंट पे जाते हैं और पता चलता है हमें यहां पे रिस्क ज्यादा है, तो बताइए हमें ज्यादा एविडेंस ऑब्टेन करना चाहिए या कम? ज्यादा। मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट? मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। और बताइए अगर किसी एरिया में हम काम कर रहे हैं, वेरिफिकेशन कर रहे हैं, वो एरिया हाईली मटेरियल है, मटेरियल तो याद है ना आपको कितना होता है? 5% ऑफ प्रॉफिट, वो इससे बहुत ज्यादा है। तो अगर कोई एरिया मटेरियलिटी लेवल से जितना ज्यादा होगा, अमाउंट जितनी हाई होगी, तो बताइए हम ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे या कम करेंगे? ज्यादा। अगर कोई एरिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, डिफिकल्ट है, तो बताइए उसको वेरीफाई करने के लिए ज्यादा प्रोसीजर परफॉर्म करने चाहिए या कम? ज्यादा। मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। अगर एरिया हाईली मटेरियल है या कॉम्प्लेक्स है, मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। अगर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है, मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। नेक्स्ट कंसेप्ट, ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, कि जिस क्लाइंट का ऑडिट करने जा रहे हैं हमारे पास क्या उसका ऑलरेडी कोई नॉलेज या एक्सपीरियंस है? देखिए, हम प्रैक्टिकली अपने जो हमारे ऑडिट क्लाइंट्स होते हैं उन्हें दो तरह से क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफिकेशन की बहुत सी बेसिस हो सकती हैं। एक बेसिस है क्लासिफिकेशन की कि क्या पिछले साल हम ही ने ऑडिट किया था इस क्लाइंट का या पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था। तो ध्यान में रखिएगा, अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया हो, आपको पता है ऑडिटर हर साल अपॉइंट होता है और शेयर होल्डर चाहे तो उसी ऑडिटर को अगले साल दोबारा रीअपॉइंट कर दें, चाहे तो उसकी जगह पे किसी और ऑडिटर को अपॉइंट कर दें। अगर पिछले साल का ऑडिट हम ही था और इस साल का ऑडिट भी हम ही कर रहे हैं, इसको हम कहते हैं रिकरिंग ऑडिट। ऐसा ऑडिट जो हम दूसरी दफा दोबारा अपॉइंट हो गए। और अगर पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया था, इस साल का ऑडिट हम कर रहे हैं, इसे कहते हैं इनिशियल ऑडिट। इनिशियल ऑडिट का मतलब ये कंसेप्ट जहन में ना बैठाइएगा कि जो हम पहली दफा कर रहे हैं। इनिशियल ऑडिट का मतलब क्या है, कंसेप्ट क्या जहन में बैठाना है? पिछले साल का ऑडिट किसी और ने किया और इस साल का ऑडिट हमने किया, हम कर रहे हैं, ये इनिशियल ऑडिट। और अगर पिछले साल का ऑडिट भी हमने किया और इस साल का ऑडिट भी हम कर रहे हैं, रिकरिंग ऑडिट। अच्छा, जरा सोच के बताइएगा कि हमें इनिशियल ऑडिट में ज्यादा काम करना पड़ेगा या रिकरिंग ऑडिट में? इनिशियल ऑडिट में। दो रीजंस होती हैं। एक रीजन, बड़ी रीजन तो ये है कि हम इनिशियल ऑडिट में क्लाइंट के बारे में कुछ नहीं जानते, हमारी लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट के बारे में, ठीक है। और दूसरा मसला होता है ओपनिंग बैलेंसेस का, ठीक है, कि इस साल को जो फैक्ट कर रहे हैं ओपनिंग बैलेंस, उनको वेरीफाई करना, ये भी एक सरदर्द होती है। और अगर पिछले साल का ऑडिट हम ही ने किया होगा तो एक तो हमें ओपनिंग बैलेंस को वेरीफाई करने में प्रॉब्लम को नहीं, वो तो ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके, और दूसरा हमारे क्लाइंट के बारे में हमारी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा होगी। बहुत सी चीजें हमें क्लाइंट से पूछने की जरूरत नहीं है कि आप कितनी प्रोडक्ट सेल करते हैं, उनके प्राइस क्या है, आपका वेयर हाउस किन लोकेशन पे है, आपकी काउंटिंग पॉलिसीज कौन सी है, ठीक है, आईटी सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं। बहुत से क्वेश्चंस हमें ऑलरेडी पता होंगे। तो सोच के बताइए, अगर इनिशियल ऑडिट है यानी ऑडिटर के पास नॉलेज एंड एक्सपीरियंस कम है, तो मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट या लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट? मोर एविडेंस विल बी सफिशिएंट। ज्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर पिछले साल भी हमने ऑडिट किया है, इस साल भी हम ऑडिटर पॉइंट हुए, यानी रिकरिंग ऑडिट का केस है, तो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। क्लियर होता है कंसेप्ट? नेक्स्ट, क्वालिटी ऑफ एविडेंस। क्वालिटी ऑफ एविडेंस असूली तौर पे इसकी प्लेसमेंट यहां नहीं इधर बनती थी,
क्योंकि बेसिकली क्वालिटी एप्रोप्रिएटनेस ये इंटरलिंक्ड है। लेकिन बहरहाल आपको पता है हमने फॉलो करना है अल्टीमेटली आईकैप के स्टडी टेक्स्ट को। उसने जो चीज जिधर फिट की हमने भी उधर ही कर देना। ये ना हो कि मैं उधर चेंज कर दूं, आपको कल को 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाए और आपके सर फैक्टर तो 4 थे, 5वां फैक्टर तो था ही नहीं। अब जो आईकैप का सोल्यूशन बनाएगा, जो भी सोल्यूशन बनाने वाला, वो तो आईकैप की बुक को सामने रख के बनाएगा। तो हमारी कोशिश होती है कि हत्तुल इम्कान हम आईकैप को ही फॉलो करें। तो क्वालिटी ऑफ एविडेंस इसलिए हमने सफिशिएंसी के अंडर लिख दिया। क्वालिटी ऑफ एविडेंस का कंसेप्ट क्या है कि जो एविडेंस अगर हाई क्वालिटी का होगा, अगर एविडेंस की क्वालिटी हाई है तो क्या कम एविडेंस से भी काम चल सकता है? बिल्कुल चल सकता है। हाई क्वालिटी के एविडेंस से हमें तसल्ली ज्यादा हो जाती है। जैसे फर्ज कीजिए अगर हम क्लाइंट में, मैनेजमेंट में 10 लोगों से भी पूछ लें सर आपका बैंक में कितना बैलेंस है, हर बंदा कहे 10 लाख है, तो फिर भी हमारी उतनी तसल्ली नहीं होगी, उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं होगी जितनी एक हम बैंक स्टेटमेंट को देख के या बैंक कंफर्मेशन लेटर को देख के हमारी तसल्ली होगी। तो अगर एविडेंस अच्छी क्वालिटी का है तो लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। और लास्ट, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, लेस एविडेंस विल बी सफिशिएंट। अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, एविडेंस विल बी सफिशिएंट। तो 1 मिनट में क्विक सी रिवीजन कर लेते हैं। बताइए एविडेंस में क्या 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? सफिशिएंट होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। सफिशिएंसी इज ए मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। तो कैसे डिसाइड करता है ऑडिटर, किन फैक्टर्स पे उसका डिसीजन बेस कर रहा होता है कि एविडेंस कब सफिशिएंट होगा? रिस्क, मटेरियलिटी एंड कंप्लेक्सिटी, ऑडिटर्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, क्वालिटी ऑफ एविडेंस और स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल। रिस्क हाई, मोर एविडेंस। हाईली मटेरियल एंड कम्प्लेक्स, ऑडिटर नॉलेज एंड एक्सपीरियंस है क्लाइंट, लेस एविडेंस। क्वालिटी ऑफ एविडेंस हाई, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, कंट्रोल वीक है। ये एरिया क्लियर। अब चलते हैं हम एप्रोप्रिएटनेस की तरफ। एप्रोप्रिएटनेस जो है वो कहते हैं एप्रोप्रिएटनेस इज ए मेजर ऑफ क्वालिटी ऑफ एविडेंस। Appropriateness is a measure of quality of evidence। और कहता है क्वालिटी डिपेंड करती है, appropriateness डिपेंड करती है 2 चीजों पे, रेलिवेंस, रिलायबिलिटी। appropriateness किन पे डिपेंड करती है? रेलिवेंस, रिलायबिलिटी। अब हम रेलिवेंस के बारे में स्टडी करेंगे और रिलायबिलिटी के बारे में स्टडी करेंगे। रेलिवेंस थोड़ा सा टेक्निकल कंसेप्ट है। हमारे आज के लेक्चर में सबसे टेक्निकल कंसेप्ट प्रोबेबली यही है, रेलिवेंस। इस पे थोड़ा सा टाइम मैं ज्यादा लगाऊंगा। रीजन ये है कि ये कंसेप्ट आगे हमारे दूसरे कंसेप्ट्स में भी यूज होना है। अटेंटिव होके आपने इस कंसेप्ट को समझना। स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल से। समझा क्या रहा हूं? रेलिवेंस। कहता है रेलिवेंस क्या होता है? रेलिवेंस कहता है रेलिवेंस का मतलब है देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। असर्शन का मतलब क्या है? ये हमारे लिए नया वर्ड आया, असर्शन। इसको अभी हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। असर्शन का मतलब क्या होता है? असर्शन का मतलब है स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। एग्जाम्पल सुने। सुबह मेरा टैक्स का पेपर है और मैं सारी रात 1 मिनट के लिए नहीं सोया। सारी रात IFRS सामने रख के मैंने सारे स्टैंडर्ड की समरी पढ़ ली। बताइए क्या मैं पेपर में पास हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं हो जाऊंगा। क्यों नहीं? क्योंकि मेरा मकसद कुछ और है और मैं जो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूं वो कुछ और है। दोनों में रेलिवेंस नहीं है। हम देखें इस एग्जाम्पल में सफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है। मैं 1 मिनट नहीं रात को सोया, इससे ज्यादा क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना है मैंने? सफिशिएंसी तो बहुत ज्यादा है। क्या एप्रोप्रिएटनेस है? नहीं है। अगर सफिशिएंसी हो, एप्रोप्रिएटनेस ना हो, क्या हम अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं? नहीं हो सकते। यही वो समझाना चाह रहा है। कह रहे आपने जो मकसद है आपका उस लिहाज से प्रोसीजर परफॉर्म करें। टैक्स का पेपर देना है, टैक्स की किताब पढ़ें। काउंटिंग का पेपर देना है, IFRS पढ़े। मिक्स नहीं करना। टैक्स की तैयारी करने के लिए IFRS यूज करेंगे, फेल हो जाएंगे। अकाउंटिंग की तैयारी करने के लिए टैक्स ऑर्डिनेंस वगैरह पढ़ेंगे, फेल हो जाएंगे।
रेलिवेंट ऑब्जेक्टिव के लिहाज से रेलिवेंट प्रोसीजर परफॉर्म करने हैं, यही उसका मैसेज है। रेलिवेंस का मतलब क्या है? देयर शुड बी लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। असर्शन का मतलब क्या है? स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होते हैं, तो उसकी इस बात से एग्री करते हैं कि हमारे जो मकसद है और जो हमारे प्रोसीजर है उनमें रेलिवेंस होनी चाहिए, बिल्कुल रेलिवेंस होनी चाहिए। अब इसको एक तो लफ्ज असर्शन जो है इसको समझते हैं क्या है थोड़ा सा, और फिर इसके बाद हम एग्जाम्पल के जरिए से समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। पहले असर्शन देखिए, असर्शन का मतलब है हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हम किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए हम कंफर्म करते हैं, चेक करते हैं। असर्शंस का मतलब क्या हुआ? हमारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हम चेक करते हैं किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखने के लिए ठीक है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल मुझे बताइए, अगर मैंने ये देखना है कि सेल्स ठीक है कि नहीं, सेल्स ठीक है कि नहीं, क्या मुझे ये देखना चाहिए सिर्फ कि सेल्स कहीं ओवरस्टेटेड तो नहीं, या ये देखना चाहिए कि सेल्स कहीं अंडरस्टेटेड तो नहीं, या दोनों ऑब्जेक्टिव्स देखने चाहिए? दोनों चीजें देख सेल्स ओवरस्टेटेड भी हो सकती है, अंडरस्टेटेड भी हो सकती है। ठीक है भैया, आप सोच रहे होंगे अंडरस्टेटेड कैसे होगी? अच्छा, क्लाइंट ओवरस्टेट तो करता होगा फ्रॉड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए, लेकिन हो सकता है गलती से ही सही सेल्स अंडरस्टेट हो जाए। ओवरस्टेट का मतलब क्या है कि जितनी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हो जाए। अंडरस्टेट का मतलब क्या है कि जितनी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उससे कम सेल रिकॉर्ड। मुझे बताइए, क्या सेल्स का एरिया वेरीफाई करते हुए हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव को सामने रखना चाहिए कि सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखना चाहिए? सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखना चाहिए। ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हम देखते हैं, चेक करते हैं किसी भी एरिया ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करने के लिए, इन्हें कहते हैं असर्शंस। जब हम सारे ऑब्जेक्टिव्स को चेक कर लेते हैं, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स को, तो फिर हम कहते हैं कि ये एरिया ठीक है। तो जहन में रखिएगा, अभी तक कंसेप्ट क्या समझाया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का कोई भी एरिया है, उसके एक से ज्यादा स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जो हमने चेक करने हैं कि ये सारे ऑब्जेक्टिव सही हो, सही तरीके से पूरे हो रहे हो। इन ऑब्जेक्टिव्स को नाम दिया जाता है असर्शन। एग्जांपल्स आपको दी दो ऑब्जेक्टिव की अभी। सेल्स में एक हमारा ऑब्जेक्टिव होता है कि कहीं सेल्स ज्यादा ना हो, ओवरस्टेटेड ना हो। एक दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि सेल्स अंडरस्टेटेड ना हो। इसका मतलब है, मैं यूं कह सकता हूं टेक्निकली, सेल्स में हमने एक असर्शन चेक करनी है ओवरस्टेटमेंट की और एक असर्शन चेक करनी है अंडरस्टेटमेंट की। ये सेंटेंस समझ आ रहा है आपको? चेक। अच्छा, और भी असर्शन हो सकते हैं, लेकिन अभी चूंकि असर्शन मेरा प्राइमरी टॉपिक नहीं है, ये सिर्फ वर्ड आ गया तो एक्सप्लेन कर रहा हूं, वो हमने 2-3 लेक्चर के बाद सीखना है असर्शन को डिटेल में। टोटल 6 असर्शन होती हैं किसी भी एरिया में। फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी एरिया में कितनी असर्शंस होती हैं? यानी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी एरिया को 6 ऑब्जेक्टिव्स को सामने रखते हुए चेक करना है, 6 एंगल से चेक करना है। यह है असर्शन। मैंने सिर्फ आपको 2 असर्शन अभी तक बताई, एक ओवरस्टेटमेंट, एक अंडरस्टेटमेंट। असर्शन समझ आ गया? असर्शन का मतलब स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स जो हमने चेक करने हैं। जब सारे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव किसी भी एरिया के चेक कर लेंगे, हम कहेंगे ये एरिया ठीक है। अब सेल्स की एग्जांपल लीजिए। अब आते हैं रेलिवेंस की तरफ। सेल्स के ट्रांजैक्शन का सिस्टम थोड़ा समझ लीजिए। सेल्स के ट्रांजैक्शन का सीक्वेंस ये होता है कि सबसे पहले कोई कस्टमर हमारे पास आता है कंपनी में, वो कंपनी को कोई सेल्स ऑर्डर देगा कि सर ये चीजें मुझे डिलीवर कर दें। सेल्स ऑर्डर अप्रूव होके एक डिपार्टमेंट होता है डिस्पैच डिपार्टमेंट, उसको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। डिस्पैच डिपार्टमेंट का काम होता है कि उस सेल्स ऑर्डर को, जो उसकी ड्यू डिलीवरी डेट है, उस पे गोदाम से सारा माल मंगवाए, उसकी पैकिंग करे और फिर एक डॉक्यूमेंट बनाए जिसे कहते हैं गुड्स डिस्पैच नोट। उसे जीडीएन भी कहते हैं,
उसे डिलीवरी नोट भी कहते हैं, समटाइम शिपिंग डॉक्यूमेंट्स भी कहते हैं। तो डिस्पैच करने वाला जब चीजें डिस्पैच करेगा तो वो जो गुड डिस्पैच नोट है उसकी कॉपी बना के एक अपने पास रखता है, कस्टमर को सेंड कर लेता है, और एक नेक्स्ट डिपार्टमेंट होता है इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट, उसको सेंड कर देता है। इनवाइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट वाले का काम होता है कि उस गुड डिस्पैच नोट की बेस पे सेल इनवाइस प्रिपेयर करे। सेल इनवाइस प्रिपेयर करता है जब वो उसमें क्वांटिटी लिखता है, रेट लिखता है, मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट लिखेगा। इनवाइस की एक कॉपी कस्टमर को भिजवा दी जाती है, एक कॉपी अपने रिकॉर्ड के लिए इनवाइसिंग वाला अपने पास रखता है, और एक कॉपी नेक्स्ट लास्ट डिपार्टमेंट अकाउंट्स डिपार्टमेंट उसको भिजवा दी जाती है। अकाउंट्स डिपार्टमेंट में जो बंदा बैठा होगा वो सेल इनवाइस की बेस पे एंट्री करेगा, डेबिट, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। ये हमारा सिस्टम कंप्लीट हो गया। सिस्टम समझ आ गया आपको? सेल का सिस्टम क्या है? अब सुनिए अटेंटिव होके, एग्जांपल थोड़ी सी टेक्निकल है, अटेंटिव होके सुनेगा। मेरे सीनियर ने मुझे कहा कि तुमने सेल्स का एरिया वेरीफाई करना। मैंने कहा ठीक है सर। तो एक ही असर्शन मैंने वेरीफाई करनी है, चेक करनी है कि 6 असर्शन चेक करने? 6 असर्शन चेक करो। तो मेरे सीनियर ने कहा कि सारी असर्शन सारी चेक करेंगे, लेकिन हर असर्शन में एक जैसा रिस्क नहीं होता। किसी असर्शन में रिस्क ज्यादा होता है, किसी में कम। यहां पे रिस्क ये है कि क्लाइंट ने प्रॉफिट को ओवरस्टेट करने के लिए सेल्स को ओवरस्टेट किया होगा। तो यहां पे सेल्स की ओवरस्टेटमेंट को जरा ध्यान से चेक कर लो। अंडरस्टेटमेंट में इतना रिस्क नहीं है, उसको फिलहाल छोड़ दो। रिस्क क्या है सेल्स में? ओवरस्टेटमेंट का। ओवरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि जितनी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उससे ज्यादा हुई होगी, यानी क्लाइंट ने फेक एंट्री पास की होगी, चीजें डिस्पैच ही नहीं हुई, कोई सेल नहीं हुई, चीजें डिस्पैच नहीं हुई, लेकिन क्लाइंट ने अकाउंट्स में फेक एंट्री पास की होगी, डेबिट, डेबिट, सेल्स, क्रेडिट। ये है ओवरस्टेटमेंट का मतलब। तो मेरे सीनियर ने कहा जाओ वो सारी ट्रांजैक्शन ढूंढ के लाओ जो कि ओवरस्टेटमेंट ऑफ सेल्स है। मैंने कहा अच्छा। मैंने ऑब्जेक्टिव समझ आ गया आपको, असर्शन समझ आ गई। असर्शन कौन सी है? ओवरस्टेटमेंट। अब जरा गौर से देखिएगा मैंने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया। मैंने क्लाइंट, आपने बताना है कि प्रोसीजर असर्शन के लिहाज से, ऑब्जेक्टिव के लिहाज से रेलिवेंट है कि नहीं। मैंने क्लाइंट के जितने भी गुड्स डिस्पैच नोट थे उन सबको सेलेक्ट किया और देखा कि क्या सारे गुड डिस्पैच नोट सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए हैं कि नहीं हो गए। सारे के सारे गुड डिस्पैच नोट सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो चुके थे। तो मैंने आके सीनियर से कहा सर मैंने चेक कर लिया है, सेल्स में ओवर स्टेटमेंट नहीं है, बताइए क्या मेरा कंक्लूजन करेक्ट है? गलत है, बिल्कुल कंक्लूजन गलत है, क्योंकि मेरा मकसद था ओवर स्टेटमेंट को ढूंढना। असर्शन मैंने चेक करनी थी ओवर स्टेटमेंट की, यानी वो ट्रांजैक्शन जो सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड तो हुई है लेकिन एक्चुअली उनकी कोई गुड्स डिस्पैच नहीं हुई। तो मुझे सैंपल सेलेक्ट करना चाहिए था, मुझे ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करनी चाहिए थी सेल्स अकाउंट में और देखना चाहिए था किसका गुड डिस्पैच नोट है किसका नहीं है। ये एक एक करके मैं सबको मैच करता, जिसका गुड डिस्पैच नोट नहीं होता मैं कहता ये फेक ओवरस्टेटेड ट्रांजैक्शन है। भाई अगर मैं गुड डिस्पैच नोट में से को सेलेक्ट करके देखता हूं सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हुआ है कि नहीं, तो वो तो ऑलरेडी सारी ट्रांजैक्शन वो है जो जेन्युइन है। गुड डिस्पैच नोट बना है इसका मतलब है आपने चीजों को डिस्पैच कर दिया है। मुझे वो तो सारी मुझे वहां से फेक ट्रांजैक्शन थोड़ी मिलेंगी। ये बात समझ आ रही है? अच्छा, और अगर मेरा सीनियर मुझे ये कहे, फर्ज कीजिए कि रिस्क है सेल्स में कि कहीं सेल्स अंडरस्टेटेड तो नहीं। अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है? अंडरस्टेटमेंट का मतलब है कि जितनी सेल्स रिकॉर्ड होनी चाहिए थी उससे कम हुई है। यानी फर्ज कीजिए
हमने गुड्स डिस्पैच नोट जो है वो प्रिपेयर किए हैं 10 और सेल्स अकाउंट में जो रिकॉर्डिंग हुई है वो 8 की हुई है, 8 ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हुई है। तो इसको हम क्या कहते हैं? अंडरस्टेटमेंट। अगर मेरा सीनियर मुझे कहता है जी अंडरस्टेटमेंट ढूंढ के लाओ, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हो तो चुकी हैं, अकर हो गई हैं, रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे सैंपल कहां से, मुझे ट्रांजैक्शन कहां से उठानी चाहिए? गुड्स डिस्पैच नोट से। मैं 1 बाय 1 गुड डिस्पैच नोट को कंपेयर करूंगा सेल्स अकाउंट के साथ। जो जो गुड डिस्पैच नोट सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हो गया वो तो ठीक है, और जो गुड डिस्पैच नोट सेल्स में रिकॉर्ड नहीं हुआ वो मेरी वो ट्रांजैक्शन है जो अंडरस्टेटेड है, रिकॉर्ड होनी चाहिए। फर्क समझ आया? इन शॉर्ट, अगर मैं देखना चाहता हूं कि कहीं कोई एरिया ओवरस्टेटेड तो नहीं है, तो मुझे रिकॉर्डेड ट्रांजैक्शन यानी सेल्स अकाउंट से सैंपल उठा के सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को देखना है। और अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि कोई एरिया सेल्स अंडरस्टेटेड तो नहीं है, यानी ऐसी ट्रांजैक्शन जो हो गई है लेकिन रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यानी गुड्स डिस्पैच नोट का सैंपल उठा के देखना चाहिए सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। इसका मतलब है मेरे अजर्शन, मेरे मकसद के लिहाज से मेरा प्रोसीजर बदल जाएगा। हालांकि ट्रांजैक्शन एक ही तरह की है, सेल्स की ट्रांजैक्शन है, लेकिन मेरे मकसद के लिहाज से प्रोसीजर बदल जाएगा। भी कुछ बात समझ आई? नहीं समझ आई? एक और नहीं सही, एक और एग्जांपल। मैं अपने सीनियर के पास गया, सीनियर ने कहा जी एक किसी दूसरे ऑडिट क्लाइंट की बात है, सीनियर ने कहा जी आपको एरिया एलोकेट किया गया है परचेजेस का। मैंने कहा ठीक है सर, एक ही दर्शन को चेक, परचेजेस की 6 दर्शन होती है सर, एक ही दर्शन को चेक करना है कि 6 की दर्शन को? कहने का 6 की 6 दर्शन को चेक करना है, लेकिन पहले तुम जो मैं दर्शन कहूं उसको चेक करो। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक है, बताइए कौन सी दर्शन? उन्होंने कहा पहली दर्शन चेक करनी है कि कहीं परचेजेस ओवरस्टेटेड तो नहीं है, परचेजेस ओवरस्टेटेड तो नहीं है। अच्छा, परचेजेस का पहले सिस्टम सुन लीजिए। परचेजेस की ट्रांजैक्शन जो है स्टार्ट से लेके एंड तक ब्रीफ ओवरव्यू दे रहा हूं, होती कैसे हैं? ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जब हमने किसी चीज को खरीदना होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, वो ऑर्डर देता है सप्लायर को कि भाई इस दिन हमें ये चीजें सप्लाई कर दो। उस दिन सप्लायर आके चीजें गोदाम में पहुंचा देता है। वहां पे बंदा पहले चेक करेगा कि क्या ये चीजें क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे ऑर्डर के मुताबिक हैं कि नहीं। अगर तो क्वांटिटी और क्वालिटी हमारे ऑर्डर के मुताबिक होगी तो वो बंदा एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसे कहते हैं गुड्स रिसीट नोट, या उसे GRNB कहते हैं। उसमें लिखता है कि हमने इस बंदे से ये चीजें वसूल पाई इन गुड ऑर्डर एंड कंडीशन। चीजें गोदाम में चली जाती हैं। गुड रिसीट नोट जो है वो फिर अगले डिपार्टमेंट को भिजवा दिया जाता है, जो कि है इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट। इनवॉइसिंग या बिलिंग डिपार्टमेंट इस गुड रिसीट नोट या GRN की बेस पे परचेज इनवॉइस प्रिपेयर करता है। इसमें क्वांटिटी होता है, रेट होता है, आगे टोटल अमाउंट होती है। फिर उसके बाद इस परचेज इनवॉइस को सेंड कर दिया जाता है आखिरी डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। अकाउंट्स डिपार्टमेंट वाला टोटल अमाउंट को देख के एंट्री पास कर देता है जर्नल में, परचेजेस डेबिट, क्रेडिटर्स क्रेडिट। उसके बाद लेजर ट्रायल वगैरह में रिकॉर्डिंग हो जाती है। ये सिस्टम है परचेज की ट्रांजैक्शन का। मेरे सीनियर ने कहा परचेजेस को चेक करो, पहले चेक करो कौन सी वाली एजर्शन ओवरस्टेटमेंट की। ओवरस्टेटमेंट का मतलब क्या है? ओवरस्टेटमेंट का मतलब है कहीं ऐसा तो नहीं कि परचेजेस में जितनी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होनी चाहिए उससे ज्यादा रिकॉर्ड हो गई हो। यानी असल में गुड रिसीट नोट 10 हैं और परचेजेस में 12 रिकॉर्ड हो गए, ये है ओवरस्टेटमेंट। अब मैंने वो 2 जो गलत रिकॉर्ड हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना है।
मैंने प्रोसीजर क्या परफॉर्म किया, गौर से सुनिएगा। मैंने गुड सीट नोट को देखा कि क्या जितने भी गुड सीट नोट हैं वो सारे के सारे परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड हो गए हैं कि नहीं। बताइए मेरा अजर्शन के लिहाज से प्रोसीजर रेलिवेंट है कि नहीं? नहीं भाई, ये तो ऑलरेडी वो है जो रिकॉर्ड हो चुके हैं। मैंने तो वो ढूंढने हैं जो कि रिकॉर्ड है और जो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसका मतलब है मुझे वो सैंपल कहां से उठाना पड़ेगा? परचेजेस अकाउंट से। अगर मैं फेक परचेजेस आइडेंटिफाई करना चाहता हूं, ओवरस्टेटेड परचेजेस या फेक परचेजेस का मतलब क्या है? जो चीजें हमने रिसीव नहीं की लेकिन परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड कर लिए। तो मुझे परचेज अकाउंट को देखना चाहिए। और अगर मैं सिलेक्शन कहां से करनी चाहिए? परचेजेस अकाउंट से। और फिर देखना चाहिए कि परचेजेस अकाउंट के में जो ट्रांजैक्शन है गुड सीट नोट है कि नहीं। ट्रांजैक्शन का गुड सीट नोट होगा वो तो ठीक है, और जिस ट्रांजैक्शन का गुड सीट नोट नहीं है वो फेक, वो ओवरस्टेटेड है। बात समझ आई? अगली एग्जांपल, सीनियर ने कहा परचेजेस को ही वेरीफाई करो, लेकिन अब की बार तुमने असर्शन कौन सी देखनी है? अंडरस्टेटमेंट की। अंडरस्टेटमेंट का मतलब क्या होता है कि चीजें रिसीव तो कर ली आपने, रिकॉर्ड नहीं की। यानी गुड सीट नोट है 10 लेकिन परचेजेस अकाउंट में ट्रांजैक्शन कितनी है? 8। अंडरस्टेटमेंट का मतलब यह है। अब अगर मैंने ये अंडरस्टेटमेंट आइडेंटिफाई करनी है तो इसका मतलब है मैं वो 2 ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना चाहता हूं जो कि रिसीव कर ली गई हैं, रिकॉर्ड नहीं की गई। बताइए मेरा रेलिवेंट प्रोसीजर क्या होना चाहिए? क्या मुझे परचेजेस में से ट्रांजैक्शन सेलेक्ट करके तो गुड सीट नोट के साथ कंपेयर करनी चाहिए, या गुड सीट नोट में से सैंपल सेलेक्ट करके गुड सीट नोट को कंपेयर करना चाहिए परचेज के साथ? मैं इसी तरह करूंगा, गुड सीट नोट सेलेक्ट करके कंपेयर करता रहूंगा, इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई, इसकी एंट्री हो गई। एंड पे मुझे वो 2 ट्रांजैक्शन मिल जाएंगी जिनकी एंट्री नहीं हुई होगी। वही है अंडरस्टेटेड ट्रांजैक्शन। तो कंसेप्ट समझ आया कि हमने अपनी असर्शन यानी ओवरस्टेटमेंट चेक करें या अंडरस्टेटमेंट, उस लिहाज से हमारे प्रोसीजर चेंज हो जाते हैं। कंक्लूजन के ऊपर आ रहा हूं, अगर हम चेक करना चाहते हैं किसी भी जगह ओवरस्टेटमेंट तो हमें ट्रांजैक्शन उठानी चाहिए टी अकाउंट में से और देखना चाहिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है कि नहीं। और अगर हमें चेक करनी है अंडरस्टेटमेंट तो हमें सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स को सेलेक्ट करना चाहिए और देखना चाहिए कि वो टी अकाउंट में रिकॉर्ड हुई है कि नहीं। ये बात समझ आ गई? ठीक है। अब ये नोट कीजिए, एक स्टूडेंट आके कहने लगा सर फर्क क्या पड़ता है? हम तो गुड डिस्पैच नोट को और सेल्स अकाउंट दोनों सूरतों में दोनों को कंपेयर कर रहे हैं। ओवर स्टेटमेंट में भी दोनों को कंपेयर करें, अंडर स्टेटमेंट परचेज में इसी तरह गुड सीट नोट को परचेज अकाउंट के साथ कंपेयर करें, दोनों कंपेयर हो रहे हैं। तो फर्क किस चीज का है? भैया फर्क आपके फ्लो का है। अगर आप परचेजेस अकाउंट में से ट्रांजैक्शन उठा के गुड सीट नोट के साथ कंपेयर करके चेक करें गुड सीट नोट है कि नहीं है, तो हम क्या चेक कर रहे हैं? ओवर स्टेटमेंट। शाबाश। और अगर हम गुड सीट नोट में से सैंपल सेलेक्ट करके गुड सीट नोट को उठा के देख रहे हैं, अकाउंट के साथ परचेज का कंपेयर कर रहे हैं कि रिकॉर्ड हुई कि नहीं, अंडर स्टेटमेंट। साइकिल एक ही है, सीक्वेंस, लेकिन हमारे सीक्वेंस के लिहाज से फर्क पड़ जाता है। टी अकाउंट से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट की तरफ जाएंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट से टी अकाउंट की तरफ जाएंगे। इस कंसेप्ट को याद कीजिएगा, ये आज के लेक्चर का सबसे टेक्निकल कंसेप्ट है। क्लियर हो गई बात? तो मेन बात समझ आ गई कि देयर शुड बी, अब समझ आया होगा, लॉजिकल कनेक्शन बिटवीन असर्शन एंड प्रोसीजर। असर्शन जो भी है ओवर स्टेटमेंट या अंडर स्टेटमेंट है, उस लिहाज से हमारा प्रोसीजर डिफरेंट होगा। पहली बात समझ आ गई। दूसरी बात, पहली में उसने कहा ओवर स्टेटमेंट के लिए प्रोसीजर डिफरेंट होगा, अंडर स्टेटमेंट के लिए डिफरेंट होगा, दोनों में लॉजिकल कनेक्शन होना चाहिए। फिर कह रहा है प्रोसीजर फॉर वन असर्शन मे नॉट बी रेलिवेंट फॉर अदर। वो कहता है ऐसा नहीं होगा एक तीर से आप कई शिकार कर लें, एक प्रोसीजर से कई असर्शन वेरीफाई नहीं, कहता है जरूरी नहीं है, बल्कि एक प्रोसीजर जो एक असर्शन के लिए रेलिवेंट है
वो हो सकता है दूसरी assertion के लिए रेलिवेंट ना हो। एक प्रोसीजर जो ओवर स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट है, मे बी वो अंडर स्टेटमेंट के लिए रेलिवेंट ना हो। इसी तरह बाकी की भी assertion करूं। ये बात समझ आते? आगे चलते हैं। टेस्ट ऑफ कंट्रोल। मुझे ये बताइए, आप इस छोटी सी डायग्राम से वाकिफ हैं? हमने इससे पहले कभी ये बनाई हो, देखी हो? इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में आउटपुट क्या होता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इनपुट क्या होता है? ट्रांजैक्शन। शाबाश। और प्रोसेस, शाबाश, इंटरनल कंट्रोल। करेक्ट। जल्दी जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि पहले हम कवर कर चुके हैं। मुझे बताइए, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना है रिपोर्ट में, ठीक है कि नहीं? इंटरनल कंट्रोल के बारे में बताना, ओपिनियन देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो मुझे बताइए, क्या मुझे सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करना चाहिए और इन दोनों को, बाकी एरिया को इग्नोर कर देना चाहिएगा? नहीं, मुझे बाकी चीजों को भी कवर करना चाहिए। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को भी चेक करना है, वेरीफाई करना है। मैंने इंटरनल कंट्रोल को भी चेक करना है, वेरीफाई करना है। क्लियर? ये रिस्क असेसमेंट के लिए करते हैं, याद होगा आपको। अच्छा बताइए, अगर मैं इंटरनल कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहा हूं तो मैं जो प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स। टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स, नाम से ही जाहिर है। टेस्ट ऑफ कंट्रोल का मतलब है इंटरनल कंट्रोल को टेस्ट कर रहे हैं। और अगर मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई कर रहा हूं तो जो प्रोसीजर परफॉर्म करता हूं उसको पता है क्या कहते हैं? उसको कहते हैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स। सब्सटेंटिव प्रोसीजर। तो जरा बताइए मुझे, अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहता हूं तो मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करूंगा? नहीं 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 नहीं। अगर मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहता हूं तो वो जो रेलिवेंट पॉपुलेशन है, वो रेलिवेंट चीज जिसको मैंने देखना है, वो इंटरनल कंट्रोल है। और अगर मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करना चाहता हूं तो जो मैंने चीज, पॉपुलेशन, जहां से सैंपल उठाना है, वो क्या चीज है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर आप सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हुए इंटरनल कंट्रोल की तरफ चले जाएंगे, वो रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। अगर टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ चले जाएंगे, रेलिवेंट प्रोसीजर नहीं है। ये एक दो अटेम्प्ट्स पहले आई कि आपने एक पास में अपने क्वेश्चन इस चीज पे सेट किया। स्टार्ट में उसने बता दिया कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म कर रहे हैं, एक लाइन में। उसके बाद उसका कहीं जिक्र नहीं किया। फिर उसके आगे 5-6 उसने कोई 10-12 लाइनें दी। एंड पे रिक्वायरमेंट थी। अब रिक्वायरमेंट तक पहुंचते पहुंचते सूट भूल गया कि ऊपर उसने टेस्ट ऑफ कंट्रोल लिखा है कि सब्सटेंटिव प्रोसीजर लिखा है। वो सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के प्रोसीजर लिखा है, मतलब सारे सूट नहीं, कुछ सूट। ठीक है, अब वो क्या हुआ, हालांकि छोटी सी चीज थी। अगर आपने सारा सिलेबस कवर किया हुआ है तो याद रखें, फिर आई कैप आपको सिर्फ अल्फाज में घुमा सकता है, कंसेप्ट में फिर नहीं घुमा सकता। और अनफॉर्चुनेटली हमारे बहुत से स्टूडेंट कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग होता है, अल्फाज की वजह से घूम जाते हैं। तो ध्यान में रखिएगा, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करते हुए रेलिवेंट, सब्सटेंटिव प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए रेलिवेंट, ये हमारा था रेलिवेंस का कंसेप्ट। जी कुछ समझ आया आपको? तो फिर बताइए, एविडेंस। एविडेंस जो है इसमें कितनी कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए? कौन कौन सी? एप्रोप्रिएट। सफिशिएंसी इज अ मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ एविडेंस अफेक्टेड बाय रिस्क, materiality and complexity, auditor's knowledge and experience, quality of evidence, strength of internal control. Appropriateness is a measure of quality of evidence. Relevance का मतलब क्या है? There should be logical connection between assertion and procedure. Assertion का मतलब समझा दिया, specific objective, किसी भी एरिया को वेरीफाई करते हुए। रेलिवेंस में 4 पॉइंट। उसने कहा कि आप अगर किसी एरिया को ओवर स्टेटमेंट के लिए चेक कर रहे हैं, असर्शन चेक करनी है ओवर स्टेटमेंट, तो इसके लिए प्रोसीजर डिफरेंट होगा। अंडर स्टेटमेंट चेक करनी है तो प्रोसीजर डिफरेंट होगा। एग्जाम्पल के जरिए हमने समझ लिया। फिर इसके बाद कह रहे हैं जो एक असर्शन के लिए प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हैं, मे भी दूसरी असर्शन के लिए रेलिवेंट ना हो।
तीसरा पॉइंट, टेस्ट ऑफ कंट्रोल परफॉर्म करना चाहते हैं, इंटरनल कंट्रोल को वैल्यूएट करें। सब्सटेंटिव परस्यूट परफॉर्म करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को चेक करें। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं फिर। रिलायबिलिटी कहता है, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का मतलब क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस का मतलब है ट्रस्टवर्दी कितना एविडेंस। ये उसके सोर्स एंड नेचर पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल, एविडेंस कब रिलायबल होगा? सुनिए, बहुत आसान। कहता है एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। देखिए, आपको बताया था कि एविडेंस हम डिफरेंट सोर्सेज से, ऑर्गेनाइजेशन भी, आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन भी। तो मुझे बताइए, एक एविडेंस आपने एक्सटर्नल सोर्सेज से लिया, एक एविडेंस इंटरनल से लिया, कौन सा ज्यादा रिलायबल है? एक्सटर्नल इज मोर रिलायबल देन इंटरनल। एग्री करते हैं इससे? कोई टेक्निकल बात तो नहीं है? तो फिर मुझे बताइए कि बैंक के कंफर्मेशन डेटर्स को कंफर्मेशन लेटर सेंड किया था, उसका जवाब आया। कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलायबल है या सेल इनवॉइस? क्यों? कंफर्मेशन एक्सटर्नल है, सेल इनवॉइस इंटरनल है। सेल इनवॉइस तो क्लाइंट जाली भी बना के हमें दे सकता है, उसे खुद बना दिया उसने। जो थर्ड पार्टी है उसे तो कोई जरूरत नहीं होगी ना हमसे झूठ बोलने की, हमें धोखा देने की। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? एक्सटर्नल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस। फिर कहता है कि इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हो। अगर कंट्रोल स्ट्रांग हो, इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है। भाई इसका क्या मतलब है? सुन लीजिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। आपको याद होगा कि जब हम छोटे होते थे, कोई पहली दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तो हमारे, नहीं मैं याद करवाना हूं, भी याद आ जाएगा। तो हमारे साथ हमारा एक बेस्ट फ्रेंड बैठा करता था। सर जो भी काम देते थे तो हम तो अपनी कॉपी निकाल के काम करना शुरू कर देते थे। वो क्या करता था? चुपके से नजर बचा के हमारी कॉपी के दरमियान में से 2 सफ़े निकाल लिया करता था। अब चूंकि वो दरमियान में से निकालता था, अगर किसी और जगह से निकालता तो सफ़ा फटा होता नजर आ जाता। दरमियान में से दोनों सफ़े निकालते पता भी नहीं चलता, तो फिर हमें पता ही नहीं चलता था। वो सफ़े निकाल लिया कर बड़ा तंग होते थे। एंड पे आके फिर हमने उसका इलाज ढूंढा था। एक क्या इलाज था भला? हर सफ़े के ऊपर हम नंबर लिख लिया करते थे। फिर जब हमें पता चलता था सफ़ा नंबर 23, 24, 25, 26 गायब है, तो पता चल जाता था इसी ने निकालने। पता चल जाता ना जब कोई दरमियान में से पेजेस में से। देखें, इसको नंबरिंग करने को कहते हैं प्री नंबरिंग। उस वक्त नहीं पता था कि वो जो हम हर सफ़े के ऊपर नंबरिंग किया करते थे, ताकि अगर दरमियान में से कोई सफ़ा निकाल ले तो हमें पता चल जाए, उसे कहते हैं प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स। प्री नंबरिंग का फायदा क्या होता है? अगर कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन मिसिंग हो तो सामने आ जाती है। प्री नंबरिंग एक अच्छी चीज है। फायदा क्या होता है? कोई भी ट्रांजैक्शन मिसिंग हो सामने आ जाए। अब मुझे बताइए, आपके पास चेक बुक है, प्री नंबर्ड होती है, ठीक है? किस वजह से? ताकि अगर आपका छोटा भाई आपकी चेक बुक में से कोई चेक कभी निकाल ले तो चूंकि प्री नंबर्ड है, आपको फौरन पता चल जाए कि यार ये तो 77 के बाद 79 आ रहा है, 78 मिसिंग है। फौरन बैंक को फोन करके कहेंगे भाई 78 की पेमेंट ना करना। लेकिन इमेजिन कीजिए अगर चेक के ऊपर प्री नंबरिंग ना होती, आप आइडेंटिफाई कर पाते कि चेक मिसिंग है? आसानी से नहीं कर पाते। क्या बैंक को कह पाते कि इसकी पेमेंट रोक दे? नहीं, क्योंकि प्री नंबरिंग नहीं है। आपको फिर सारे चेक्स की पेमेंट रोकना पड़ते। तो याद रखिए, प्री नंबरिंग इज ए गुड थिंग। ये गुड कंट्रोल की निशानी है। अब अगर क्लाइंट ने अपने गुड डिस्पैच नोट और सेल इनवॉइसिंग की प्री नंबरिंग की हुई है और किस सूरत में कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होने से रह जाएं, आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नहीं आसानी से? और अगर गुड डिस्पैच नोट और सेल इनवॉइस की प्री नंबरिंग ना हुई हो और कुछ ट्रांजैक्शन दरमियान में से गुम हो जाए, गिर जाए कहीं, अब क्या आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मिसिंग है? नहीं। इसीलिए प्री नंबरिंग होना गुड इंटरनल कंट्रोल है। तो मुझे बताइए, अगर एक क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए गए, वहां सारी डॉक्यूमेंट्स की प्री नंबरिंग होती है, बताइए अब एविडेंस रिलायबल है कि नहीं? रिलायबल है। और अगर इंटरनल कंट्रोल वीक है, यानी प्री नंबरिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स नहीं की गई, तो फिर एविडेंस लेस रिलायबल। तो पहला पॉइंट क्या? एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस।
दूसरा, इंटरनल एविडेंस इज रिलायबल व्हेन इंटरनल कंट्रोल्स आर स्ट्रॉन्ग। तीसरा, ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी और फैक्स। ये तो अंडरस्टूड बात है भाई, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो हमेशा ज्यादा रिलायबल है। फोटोकॉपी में गड़बड़ हो सकती है, ठीक है, ओरिजिनल में तो नहीं हो सकती। आपको एग्जांपल बताई थी ना आपने, मैट्रिक के दोस्त वाले, और जिसने सर्टिफिकेट मांगा था मेरा और उसके ऊपर नाम। तो देखे, इसीलिए जहां पे ज्यादा क्रिटिकल ट्रांजैक्शंस होती हैं तो वहां पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स मांगी जाती है। किसी जगह आपके आईडी कार्ड की फोटोकॉपी से काम चल जाता है, किसी जगह कहते हैं नहीं भाई ओरिजिनल आईडी कार्ड ला के दिखा है। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल एविडेंस इज मोर रिलायबल देन फोटोकॉपी। फिर डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। भाई एक चीज क्लाइंट ने ज़बानी कलामी कही, एक चीज उसने हमें लिख के दे दी, कौन सी ज्यादा रिलायबल है? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। जो लिख के दिया उसने वो ज्यादा रिलायबल है, क्योंकि ज़बानी कलामी तो वो मुकर भी सकता है ना। जैसे हमारे दोस्त मुकर जाते हैं, वो कहता है भाई आज शाम तुम्हारी दावत करूंगा, वो शाम कभी आती नहीं है, तो दावत कर। तो आइंदा जब कभी कोई आपसे दोस्त वादा करे, आपने क्या करना भाई, लिख के दो। क्यों? पूछेगा क्यों? हम कहेंगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ओरल एविडेंस। लास्ट, डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन इनडायरेक्ट एविडेंस। डायरेक्ट एविडेंस इज मोर रिलायबल देन ये इनडायरेक्ट एविडेंस क्या होता है, डायरेक्ट एविडेंस क्या होता है? डायरेक्ट, तो भाई यही बताने के लिए तो हाजिर हुआ हूं, और क्या मैं नलका ठीक करने आऊं यहाँ? हौसला तो रखा ना भाई कि आज के दिन ही पूरा सीए कर लोगे, मेहरबानी भाई। डायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस है जो ऑडिटर क्लाइंट की मैनेजमेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर हासिल करता है, और इनडायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस है जो क्लाइंट के मैनेजमेंट के थ्रू हमें मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने सीएफओ से पूछा, सर आपकी जो कैश के एरिया, कैश का डिपार्टमेंट है, क्या वहां पे सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज हैं, यानी वहां पे एक से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं? सीएफओ ने कहा जी बिल्कुल कर रहे हैं। एक एविडेंस ये है। दूसरा एविडेंस, मैंने कैश डिपार्टमेंट में जाके अपनी आंखों से देखा कितने लोग काम कर रहे हैं, 2 लोग काम कर रहे थे। एक ये भी एविडेंस है। बताइए दोनों में से कौन सा ज्यादा रिलायबल है? जो मैंने खुद अपनी आंखों से ऑब्जर्व किया है। तो ये डायरेक्ट एविडेंस है, और जो क्लाइंट ने मुझे बताया वो इनडायरेक्ट है, क्योंकि क्लाइंट के हाथ से जो चीज आती है ना, उसमें फिर हमें शक शुबा पड़ जाता है कि टेम्परिंग ना की गई हो। एक और एग्जांपल से समझते हैं, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट वाला कंसेप्ट जरा अहम है। 2 डॉक्यूमेंट बता रहा हूं आपको, आपने बताना है दोनों में से कौन सी ज्यादा रिलायबल है, और फिर यह भी बताना है क्यों ज्यादा रिलायबल है। एक डॉक्यूमेंट है बैंक कंफर्मेशन लेटर और दूसरी है बैंक स्टेटमेंट। कौन सी ज्यादा रिलायबल है? बैंक कंफर्मेशन ज्यादा रिलायबल है बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट पता है, अकाउंट स्टेटमेंट, क्योंकि अकाउंट स्टेटमेंट बैंक भेजता है क्लाइंट को, अकाउंट होल्डर को, मैनेजमेंट को, और फिर मैनेजमेंट हमें प्रोवाइड करते हैं। जबकि बैंक कंफर्मेशन लेटर डायरेक्टली हमारे पास आता है। तो जो चीज क्लाइंट के थ्रू आएगी, क्लाइंट उसमें हेरफेर कर सकता है, टेम्परिंग कर सकता है। तो बैंक कंफर्मेशन लेटर ज्यादा रिलायबल है। क्यों? क्योंकि यह डायरेक्ट एविडेंस है, और बैंक स्टेटमेंट इनडायरेक्ट एविडेंस है। तो बताइए रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है? 5 फैक्टर्स पे। एक्सटर्नल एविडेंस मोर रिलायबल देन इंटरनल एविडेंस भी रिलायबल हो सकता है व्हेन कंट्रोल्स आर। ओरिजिनल एविडेंस मोर रिलायबल देन डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मोर रिलायबल देन डायरेक्ट एविडेंस मोर रिलायबल देन। एक एक एग्जांपल से भी हमने इस कंसेप्ट को समझ लिया। ये था हमारा आज का लेक्चर। एंड पे एक चीज सुन लीजिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंसेप्ट एग्जाम में कैसे टेस्ट कर सकता है, ये सुन लें। कंसेप्ट तो समझ लिया, लेकिन अगर एग्जाम का क्वेश्चन ना अटेम्प्ट किया हमने, एग्जाम स्टैंडर्ड के मुताबिक तैयारी ना की, तो कोई फायदा नहीं। एग्जाम में नॉर्मली इस कंसेप्ट में से रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन पूछता होता है। वो आपसे पूछ सकता है बताओ सफिशिएंसी ऑफ एविडेंस से क्या मुराद है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। पूछ सकता है बताओ रेलिवेंस ऑफ एविडेंस से क्या मुराद है, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, क्या पॉइंट्स हैं।
वो पूछ सकता है रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस बताओ क्या होती है और ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। सिंपल रिप्रोडक्ट। हाँ, अभी तक आईकैप ने पूछा नहीं, लेकिन दूसरी एग्जामिनेशन बॉडी में इस तरह का भी क्वेश्चन होता है कि वो आपको कोई 2-3 एविडेंस दे के पूछता है बताओ इनमें से कौन सा ज्यादा रिलायबल है और कौन सा कम रिलायबल है। तो हमने देखना होता है फिर जिसमें ये ज्यादा पॉइंट साबित हो रहे हो वो ज्यादा रिलायबल है, जिसमें ये कम पॉइंट होंगे वो कम रिलायबल है। ठीक है, क्या आपने इस तरह की केस स्टडी भी पूछी नहीं, लेकिन पूछ सकता है, इसलिए हम इसके भी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। मुझे बताइए आज के लेक्चर में आपको सबसे आसान कौन से वाला कंसेप्ट लगा? रिलायबिलिटी। इंटरेस्टिंगली आईकैप ने इस कंसेप्ट में से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस रिलायबिलिटी के ही सेट किए हैं। और कौन से वाला कंसेप्ट आपको सबसे मुश्किल लगा? रेलिवेंस। सबसे कम क्वेश्चन रेलिवेंस के ही हैं। ठीक है, सबसे कम। देखें अब आ तो कभी भी सकता है, इसलिए हमने कोई चीज छोड़नी नहीं है, इसलिए इसको भी मैंने आपको अपनी तरफ से तो तसल्ली से करवाया है। बाकी बाद में फिर अगर कोई कसर रह गई है तो आइंदा फिर कभी किसी लेक्चर में रिवीजन कर लेंगे। सफिशिएंसी जो है ये दरमियान में 50-50 है, कभी टेस्ट कर लेता कभी नहीं करता, लेकिन सबसे ज्यादा अहम रिलायबिलिटी के पॉइंट है। क्लियर हो गया? चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे समाप्त।